तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स के आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल को समझेंगे। एक ऐसा सवाल जो आप मान के चलिए पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की दिशा तय करता है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिकन डॉलर पूरी दुनिया पर राज क्यों करता है? इसकी असली ताकत, इसका सोर्स क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक करेंसी का मामला नहीं है, ये मामला है पावर का। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इस पावर डायनामिक को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को, इसके इतिहास को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जब हम पावर या शक्ति की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि एक बहुत बड़ी आर्मी होगी, बहुत सारे लोग होंगे यानी पॉपुलेशन, या फिर जमीन के नीचे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, राइट? लेकिन ये सब पावर के कह सकते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं। आज की दुनिया में 21st सेंचुरी में पावर का जो सबसे बड़ा रूप है वो थोड़ा अलग है। वो है करेंसी पावर। हाँ, आज जो लड़ाइयाँ हैं वो सरहदों पर कम और फाइनेंशियल मार्केट्स में ज़्यादा लड़ी जाती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए, ट्रेड वॉर्स के जरिए। और इस नई लड़ाई का, इस नए बैटलफील्ड का सबसे बड़ा हथियार है एक करेंसी, द यूएस डॉलर। तो आज हम इसी हथियार की पूरी कहानी समझेंगे। देखिए, डॉलर की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पावर की नेचर को समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पैसा कैसे इवॉल्व हुआ, बार्टर से ब्रिटिश पाउंड तक का सफर, फिर वर्ल्ड वॉर्स ने कैसे इकोनॉमिक पावर को शिफ्ट किया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, डॉलर कैसे रीइन्वेंट हुआ, और आखिर में आज भी डॉलर का दबदबा क्यों है। इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो चीजें कनेक्ट होती हैं और एग्जाम में एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मनी का एवोल्यूशन। आज के सिस्टम को अगर समझना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि पैसा, ये मनी, आखिर बना कैसे, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, कहानी शुरू होती है बार्टर सिस्टम से, जहां सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। आप ही सोचिए, 1 किलो गेहूं के बदले कितनी मछली मिलनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कमोडिटी मनी, यानी ऐसी चीजें जिनकी खुद की एक वैल्यू हो, जैसे सोना, चांदी, नमक। इनमें से गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। क्यों? क्योंकि एक तो वो खराब नहीं होते यानी ड्यूरेबल हैं, आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं यानी पोर्टेबल हैं, और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटा भी जा सकता है यानी डिविजिबल हैं। फिर टाइम के साथ 600 बीसी के आसपास लीडिया में, जो आज का टर्की है, दुनिया के पहले कॉइन्स बने। और जब ट्रेड और बढ़ा तो भारी भारी सिक्के उठाने की जगह चाइना में 11वीं सेंचुरी में पेपर मनी आ गया। लेकिन डॉलर हमेशा से किंग नहीं था। डॉलर से पहले दुनिया पर राज था ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का। अब सवाल उठता है, क्यों? सिंपल रीजन है, 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी। उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। उनके कंट्रोल में पूरे दुनिया के ट्रेड रूट्स थे और लंदन पूरी दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल था। और यहाँ एक अहम नियम है, इसे हमेशा याद रखिएगा। जो दुनिया के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता है, उसी की करेंसी दुनिया पर राज करती है। लेकिन फिर इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, वर्ल्ड वॉर्स। इन दो महायुद्धों ने दुनिया का पूरा इकोनॉमिक बैलेंस ही बिगाड़ दिया, और पावर का जो सेंटर यूरोप में था वो शिफ्ट होकर अमेरिका की तरफ चला गया। तो हुआ क्या? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका था, अपनी इंडस्ट्री बर्बाद कर चुका था। उन्होंने वॉर लड़ने के लिए अमेरिका से जमकर कर्ज लिया और वो बन गए डेटर यानी कर्जदार। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, उसकी जमीन पर तो कोई लड़ाई हुई नहीं, वो आराम से यूरोप को हथियार, खाना और जरूरी सामान सप्लाई कर रहा था और बदले में पैसा कमा रहा था। नतीजा, अमेरिका बन गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर यानी सबसे बड़ा साहूकार। बस यहीं से अमेरिका के फाइनेंशियल सुपर पावर बनने की शुरुआत हो गई। और देखिए, इसी दौरान अमेरिका सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम की नींव भी मजबूत कर रहा था। 1913 में उन्होंने बनाया फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये उनका सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है। और ये एक, आप कह सकते हैं, गेम चेंजिंग कदम था। इससे अमेरिकन सरकार को अपनी कंट्री में मनी सप्लाई यानी कितना पैसा मार्केट में रहेगा और इंटरेस्ट रेट्स, इस पर पूरा कंट्रोल मिल गया।
ये एक ऐसी ताकत थी जिसने आगे चलकर उन्हें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अकेले डायरेक्शन देने में मदद की। वर्ल्ड वॉर वन तो आप समझ लीजिए सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू हुई। इस युद्ध में यूरोप को बिल्कुल घुटनों पर ला दिया और अमेरिका एक बार फिर सेफ रहा। हालात ये हो गए थे कि 1945 तक, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा, पूरी दुनिया का लगभग 70% 70% सोना अकेले अमेरिका के पास आकर जमा हो गया था। अब अमेरिका दुनिया की अनडिस्प्यूटेड अकेले इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था। खेल अब उनके हाथ में था। तो अब जब इतनी ताकत, इतना सोना अमेरिका के पास था, तो ये जाहिर सी बात थी कि दुनिया के नए नियम भी वही लिखेगा। और ऐसा ही हुआ। 1944 में दुनिया के 44 देश अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर इकट्ठा हुए। मकसद साफ था, युद्ध के बाद आने वाली दुनिया के लिए एक नया फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन करना। और ये तय था कि ये सिस्टम अमेरिका की इस नई ताकत के ही आसपास बनेगा। अच्छा, अब इस सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक 3 लेवल या 3 टियर सिस्टम था। सबसे नीचे फाउंडेशन में रखा गया गोल्ड को। गोल्ड बन गया एंकर। उसके ऊपर यूएस डॉलर को गोल्ड से जोड़ दिया गया, यानी पेग कर दिया गया। रेट फिक्स हुआ $35 बराबर 1 आउंस सोना। और सबसे ऊपर तीसरे लेवल पर दुनिया की बाकी सभी करेंसीज जैसे ब्रिटिश पाउंड, फ्रेंच फ्रैंक, उन सबको यूएस डॉलर से पेग कर दिया गया। अब ये पेगिंग क्या है? बिल्कुल साधारण शब्दों में इसका मतलब है कि अब दूसरे देशों की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले फिक्स कर दी गई। इस एक अरेंजमेंट से यूएस डॉलर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर पॉइंट बन गया। द किंग। चलिए, सिस्टम तो बन गया, लेकिन अब इस डॉलर को पूरी दुनिया में फैलाना भी तो था, उसको सर्कुलेशन में लाना था। इसके लिए अमेरिका ने एक बहुत ही शानदार प्लान चलाया, जिसे कहते हैं मार्शल प्लान। इस प्लान के तहत अमेरिका ने युद्ध में बर्बाद हो चुके यूरोपियन देशों को रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर की फाइनेंशियल एड यानी मदद दी। और सबसे ज़रूरी बात, ये मदद यूएस डॉलर्स में दी गई। इससे क्या हुआ? डॉलर पूरी दुनिया में फैल गया, हर देश के सिस्टम में घुस गया और सभी देश मजबूर हो गए इस नए डॉलर बेस्ड सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। ये गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम भी हमेशा नहीं चला। अब हम कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर आते हैं, जहां डॉलर ने सोने का हाथ छोड़ दिया और अपनी पावर के लिए एक बिल्कुल नया और शायद सोने से भी ज्यादा मजबूत सहारा ढूंढ लिया। तो हुआ ये कि 1960s के दौर में अमेरिका 2 जगह बहुत पैसा खर्च कर रहा था, एक वियतनाम वॉर में और दूसरा सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर में। इस खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट करना शुरू कर दिए। अब दिक्कत ये हुई कि मार्केट में जितने डॉलर आ गए थे, उनके बदले देने के लिए अमेरिका के पास उतना सोना नहीं बचा था। फ्रांस जैसे देश ये समझ गए और उन्होंने अमेरिका से कहा, भाई ये लो अपने डॉलर और बदले में हमारा सोना वापस दो। अब अमेरिका के पास तो उतना सोना था नहीं। तब 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने टेलीविजन पर आकर एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किया, जिसे आज निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, आज से डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं। द लिंक इज ब्रोकन। इस एक अनाउंसमेंट के बाद डॉलर बन गया एक फिएट करेंसी। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिएट करेंसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एक ऐसी करेंसी जिसके पीछे सोने या चांदी जैसी कोई कीमती चीज का बैकअप नहीं है। उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ उसे जारी करने वाली सरकार पर और उसकी इकोनॉमी पर, दुनिया के भरोसे पर टिकी होती है, एक वादे पर। अब डॉलर की कीमत सोने पर नहीं, बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी पर, दुनिया के विश्वास पर निर्भर थी। सोने का सपोर्ट खत्म होने के बाद पूरी दुनिया को लगा, बस अब डॉलर का खेल खत्म। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने सोचा, गोल्ड गया तो क्या हुआ, हम दुनिया की सबसे जरूरी चीज को अपना नया एंकर बनाएंगे। और वो चीज थी तेल, यानी ऑयल। 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और बाकी ओपेक देशों के साथ एक डील की। डील बहुत सिंपल थी। अमेरिका ने कहा, हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, हथियार देंगे, बदले में आप अपना सारा तेल पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेंगे। इसे ही कहते हैं द पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब आप सोचिए, इंडिया को तेल खरीदना हो, चाइना को खरीदना हो, जापान को खरीदना हो, किसी को भी खरीदना हो, तो पहले उन्हें यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा।
इस एक डील ने डॉलर के लिए एक ऐसी ग्लोबल डिमांड क्रिएट कर दी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये थी पेट्रोडॉलर की कहानी। लेकिन अब आते हैं आज के समय पर। आखिर आज 21st सेंचुरी में वो कौन से पिलर्स हैं, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डॉलर का ये दबदबा आज भी कायम है। देखिए, आज डॉलर की ताकत कई पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला, अमेरिकन इकोनॉमी का साइज। आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा पिलर, उनकी मिलिट्री पावर, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये मिलिट्री उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करती है। तीसरा, अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स, जो बहुत डीप हैं, यानी वहाँ खरीदने बेचने वाले बहुत हैं और पैसा लगाना और निकालना बहुत आसान है। चौथा, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर पूरी दुनिया का भरोसा। इन्हें दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब कहीं भी गड़बड़ होती है, सब लोग अपना पैसा इन्हीं बॉन्ड्स में डालते हैं। और पांचवां, और शायद सबसे बड़ा पिलर, कि डॉलर आज पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, ट्रेड में, बैंकिंग में इतनी गहराई तक घुस चुका है कि उसे हटाना, रिप्लेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, यानी जो दूसरे देशों की करेंसी वो अपने पास रखते हैं, उसका कितना हिस्सा किस करेंसी में रखते हैं। आप देखेंगे लगभग 60%, 60% आज भी यूएस डॉलर्स में रखा जाता है। दूसरे नंबर पर यूरो है, जो सिर्फ 20% पर है। तो आप फर्क देख सकते हैं। ये दिखाता है कि डॉलर पर पूरी दुनिया की निर्भरता कितनी ज्यादा है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है, डॉलर का पूरी दुनिया पर राज ये कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट नहीं है। ये पिछले 100 सालों में जंगों के बीच, स्ट्रेटेजिक डील्स के जरिए और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के दम पर बहुत सोच समझकर बनाया गया एक सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम हमेशा चलेगा? क्या चाइना का युआन या फिर बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसीज कभी डॉलर को चैलेंज कर पाएंगी? ये जो डी डॉलराइजेशन की बातें आजकल चल रही हैं, उनमें कितना दम है? इन्हीं सवालों का जवाब आने वाले समय में 21st सेंचुरी का ग्लोबल पावर बैलेंस डिसाइड करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।